welcome to Excellence Family. Myself Krishna Rathore and I will teach you Science Biology in हिंदी। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से मनुष्य में जो है श्वसन तंत्र होता है, कौन कौन से अंग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, वो है वाहन। वाहन का मतलब होता है किसी चीज़ को कैरी करना, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है, इस बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब अपन हमारा जो शरीर होता है उस शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, वहन होता है। वाहन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर कुछ अंग होते हैं इस वाहन में, इस वैस्कुलर सिस्टम में, जो कि क्या करते हैं, विभिन्न पथों में होते हुए उस चीज़ को उस जगह पर पहुँचाने का काम करते हैं। सो आज हम जो है यही पढ़ने वाले हैं वाहन के अंतर्गत। अब हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस में जो हम पढ़ चुके हैं उस अनुभाग से शुरू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, किस प्रकार से पढ़ा। तो पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में क्या करता है, वहन करता है। मतलब कि उन चीज़ों को है ना, क्या कहा है यहाँ पर, भोजन, रुधिर, ऑक्सीजन, ऐसी चीज़ों को हमारा जो रुधिर है वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। वहन करना मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ये ऐसा ऊतक है जो कि लिक्विड माध्यम में या फिर द्रवित माध्यम में पाया जाता है। ठीक है, संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के अंगों को जोड़ने का काम करता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है, मतलब कि कोशिकाएं इसके अंदर रहती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में क्या करता है, वाहन करता है। विलीन रूप में मतलब कि उसमें जो लीन रहते हैं, उसमें मिले हुए जो रहते हैं, उन चीज़ों का ये क्या करता है, वाहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती हैं। अगर ये लाल रुधिर कोशिकाएं जो हैं, इसमें पाया जाने वाला मैंने आपको बताया था, अगर ये पिगमेंट ना हो तो यहाँ पर रुधिर जो है ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का भी वहन किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए पंपन यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जो भी मटेरियल आप दे रहे हो उसको आगे धकेलने के लिए यहाँ पर एक पंपन यंत्र की या फिर एक मोटर की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम हमारे घर में जो सेटअप लगा के रखते हैं पानी के लिए, वहाँ पर जो एक मुख्य स्रोत रहता है, यंत्र रहता है, वो मोटर होती है। अब वो मोटर क्या करती है, उस वोल्टेज के थ्रू जो है उस पानी को आगे धकेलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर भी जो प्रोसेस है वो सेम होती है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी वेसल्स जो है उनको आगे पुश करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट या फिर हृदय बोलते हैं, जो रुधिर के अंगों को आस पास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर ऊतक तक भेज सके, तथा एक यंत्र की जो यह सुनिश्चित कर सके कि इस पथ में यदि टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत भी हो सके। इस प्रकार के एक तंत्र की अपन को आवश्यकता पड़ती है, और उसी तंत्र को हम क्या कहते हैं, हार्ट बोलते हैं या फिर हृदय बोलते हैं। यानी कि हमारा पंप कौन है, हमारा हृदय है। इसकी इसी क्रियाविधि के आधार पर इसको क्या कहा जाता है, पेसमेकर भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे शरीर का क्या है, पेसमेकर है। अगर अपन बात करें अब इसकी मॉर्फोलॉजी की कि किस प्रकार का होता है ना, इसकी आकारी कैसी रहती है, शेप साइज किस प्रकार के होता है, उस पर अपन यहाँ पर अब चर्चा करते हैं। हृदय एक पेशी अंग है, वी नो दैट, कार्डियक मसल्स का बना होता है ये, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। अगर हम इसको इस प्रकार से करें तो कुछ इस प्रकार का जो है हृदय की आकृति हमको दिखाई देती है। ये आपको यहाँ पर चित्र बन रहा है। हम बचपन में जो है हार्ट को ये शेप देते थे, ठीक है, ये शेप है, लेकिन यह हार्ट गलत है। ये सिर्फ बचपन का हार्ट था, हमारी चाइल्डहुड का हार्ट था। अभी हमारे शरीर में जो रियल हार्ट होता है वो ये होता है, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर में मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड, प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। इतना जटिल तंत्र होता है ये। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर में शेष हिस्से में क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखा है इसके लिए कि ये जो है प्रकोष्ठों में या फिर कोष्ठों में बटा हुआ रहता है। तो हमारा शरीर जो नॉर्मली अगर अपन बात करें कोष्ठों की या फिर चैम्बर्स की, तो इसमें जो है कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से हमारा शरीर जो है 4 कोष्ठ की होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन जाती है, किस प्रकार से पूरी प्रोसेस होती है, अभी हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थियोरेटिकल पार्ट जो है समझा देती हूँ, क्योंकि आप जब बुक पढ़ोगे तब आपको इसमें किसी प्रकार की कोई क्यूरी नहीं आएगी। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाईं ओर कोष्ठ यानी कि बायां आलिंद में लाता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां जो आलिंद है वो क्या हो जाता है, शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इससे स्थानांतरित हो जाता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में क्या हो जाता है, पंपित हो जाता है। और ऊपर वाला दायां कोष्ठ और दायां आलिंद जब फैलता है तब शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर जो है इसमें आ जाता है। जैसे ही आलिंद संकुचित होता है वैसे ही नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय जो है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनकृत करके जो है अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है ना। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये जो निलय है इसकी जो भित्ति रहती है यहाँ पर ये अधिक क्या रहती है, मोटी रहती है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर रुधिर को समस्त अंगों में भेजना होता है। जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर को प्रवाह को या फिर इसको प्रवाहित करने से रोकने को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ का यहाँ पर क्या करते हैं, वो सुनिश्चय करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसी चीज़ को जो मैंने थ्योरी आपके सामने पढ़ी है, इसी थ्योरी को मैं यहाँ पर इस डायग्राम में बताती हूँ कि होता क्या है। जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पर शरीर के ऊपरी भाग में क्या होती है, एक महाशिरा होती है जिसे हम वेना कावा कहते हैं। इसको बोलते हैं सुपीरियर और उसको बोलते हैं इन्फीरियर, मतलब कि ऊपर वाली और नीचे वाली। तो जो आपके शरीर में जो यहाँ पर जो गैस आ रही हैं, ठीक है ना, जिसका अपन को क्या करना है, जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड को क्या करना है, आपको ऑक्सीजनकृत करना है। तो सबसे पहले वो कहाँ पर आता है, आपके शरीर में इन दोनों भागों से होता हुआ यहाँ पर पहले कोष्ठ में वो प्रवेश करता है ना। अब पहले कोष्ठ से वो प्रवेश करता हुआ कहाँ पर जाता है, इस नीचे वाले कोष्ठ में जाएगा। यहाँ से यह ब्लड कहाँ पर जाता है, इस तरफ से होता हुआ यहाँ पर ये निकल जाता है और ये कहाँ जाता है, डायरेक्ट फुफ्फुस की धमनियों में जाता है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, यहाँ पर इस फुफ्फुस में क्या किया जाता है, उस ब्लड को ऑक्सीजनीकृत किया जाता है, मतलब कि उसको प्योरीफाई किया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद में ये जो ब्लड है आपका वो वापस से जो है किस माध्यम से, इस माध्यम से कहाँ पर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। इनको क्या कहते हैं अपन, फुफ्फुस शिराएं। जो लंग्स वेन्स रहती है वो क्या करती हैं, इस ब्लड को वापस से यहाँ पर लाती हैं, है ना। अब यहाँ से वापस लाते हुए इसको कहाँ पर पहुँचाती हैं, बाएँ निलय में पहुँचाएगी और बाएँ निलय से जो है ये वापस कहाँ पर जाएगा, बाहर की ओर, जिसको हम क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। और महाधमनी इसको क्या कर देगी, वापस से जो है विभिन्न भागों में इसको बांट देगी। जो प्रक्रम है वो प्रक्रम क्या रहता है, यहाँ पर चलता रहता है। अब ये जो यहाँ पर इसकी जो लेयर रहती है, लेयर इतनी मोटी रहती है, ये कम रहती है। आप देख सकते हो, अभी मैं इसको इरेज करके आपको बताती हूँ, क्या आप देख सकते हो, इसमें और इसमें अंतर है ना। इस रीजन की साइज में और इस रीजन की साइज में अंतर है। इसकी मसल जो क्या रहती है, मोटी रहती है और इसकी क्या रहती है, थोड़ी पतली रहती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसी को क्या करना है, यहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों से उस जो है यहाँ पर रक्त को क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है, इसलिए क्या रहती है, मोटी रहती है कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, अगला अपन अगर बात करें इसके इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर की, या फिर किस प्रकार से फुफ्फुस में ऑक्सीजन जो है रुधिर में प्रवेश करती है, इस क्रिया को अपन यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या होता है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायी होता है ना। क्योंकि अगर ये दोनों ही मिल जाए तो फिर प्योरिफिकेशन किसका होगा,
और जो वेन्स आर्टरीज है वो क्या काम करेगी, यहाँ पर उनका काम तो यहाँ पर उनको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी शरीर के जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापमान क्या करना पड़ता है, बनाए रखना पड़ता है, और उसके लिए उसकी काय की आवश्यकता होती है, निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है। अगर अपन बात करें जल स्तरचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है और यहाँ से ऑक्सीजनित होता है, मतलब कि उसमें O2 का जो है परिवहन हो जाएगा और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर जो है हृदय में जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर अन्य कशेरुकियों में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार जाता है और इसे क्या कहते हैं अपन, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब मैं यहाँ पर इसी डायग्राम को एक जो है आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी कि किस प्रकार से ह्यूमंस में पाया जाने वाला जो आपका वहन तंत्र रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, दोहरा परिवहन कहते हैं। तो मान लो कि ये क्या है, आपका हार्ट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हार्ट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस हार्ट में जो है क्या लाई जाती है, ये O2, ऑब्वियसली ये क्या ये O2 जो है या CO2 सॉरी, ठीक है, ये CO2 जो है कहाँ प्रवेश करती है, हमारे हार्ट में प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है इस CO2 का क्या किया जाता है, हार्ट से इस CO2 को कहाँ पर भेजा जाता है, हमारे लंग्स में भेजा जाता है। ये क्या है, मान लीजिए हमारे लंग्स हैं, इन लंग्स में इसने क्या कर दिया, हार्ट ने इस CO2 को यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीजनित्व हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी स्टेज में यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वह किस प्रकार की होती है कि इस स्थिति में यहाँ पर आपका जो O2 है वो O2 जो है कहाँ पर प्रवेश करता है, वापस से इस हार्ट में प्रवेश करता है। ठीक है, ये O2 दिख रहा है आपको, इस यहाँ पर हार्ट में प्रवेश करेगा और वापस से यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उस नेक्स्ट प्रोसेस में वो O2 जो है आपके शरीर की विभिन्न अंगों तक वापस से क्या कर दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है। ये क्या है, आपकी सेल्स हैं, इन सेल्स में वापस पहुँचा देंगे और ये सेल्स क्या करेगी, आगे जाकर उनका क्या कर देगी, वापस से परिवहन कर देगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखिए हो क्या रहा है, 2 परिवहन हो रहे हैं। किस प्रकार से हो रहे हैं, एक तो किसके बीच में हो रहा है, हार्ट और हार्ट प्लस लंग्स के बीच में। ठीक है, जो परिवहन हो रहा है एक तो हार्ट और लंग के बीच में, और नीचे वाला जो आपको दिख रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, सॉरी किसके बीच में हो रहा है, ये हार्ट और आपकी सेल्स के बीच में हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दोहरा निषेचन या फिर डबल वैस्कुलर सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से हो रहा है। ये क्या है, हमारा हार्ट है, यहाँ पर जो है इसके द्वारा, इन सेल्स के द्वारा क्या लाई जा रही है, CO2 लाई जा रही है। ये कहाँ पर ले जा रहा है इसको, ऐसे ब्लड को ये कहाँ पर ले जा रहा है, हार्ट में ले जा रहा है। अब ये हार्ट जो है इसको कहाँ पर भेजेगा, आपके लंग्स में भेजेगा। ये क्या है, लंग्स है। अब यहाँ पर इस रक्त का क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजनित हो जाएगा, मतलब कि इस रक्त में क्या मिला दी जाएगी, O2 मिला दी जाएगी। ठीक है, अब O2 यहाँ पे मिला दी गई, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजनित हो गया। ऑक्सीजनित रक्त को जो है इस माध्यम से कहाँ पर पहुंचाया जाएगा, वापिस से हार्ट में पहुंचाया जाएगा और हार्ट से जो है विभिन्न सेल्स में या फिर हमारे शरीर के सभी भागों में ये पहुंच जाएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि विभिन्न पथों से होता हुआ जो है ये हमारा रक्त जो है क्या करता है, संचरित होता रहता है और हमारे शरीर में इस प्रकार के पदार्थों का क्या करता है, ये वहन करता है। अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा रक्त दाब के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहा जाता है, रक्त दाब कहा जाता है। ठीक है, यह दाब जो है शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन यानी कि जब निलय का संकुचन होता है के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब जो है कितना होता है, 120 mm पारा होता है तथा अनुशीतलन दाब कितना होता है, 80 mm होता है। ये ध्यान रखिएगा। प्लस ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस यंत्र से अपन जो है बीपी को या फिर रक्त दाब को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, स्फिग्नोमैनोमीटर
मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर इसको कहा जाता है। ये यंत्र आपको दिख रहा है, यही वो यंत्र है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? रक्तदाब को यानी कि ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये सामान्य रक्तदाब जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों संकुचन में आपको दिख रहा है। अगर आप बात करें प्रकुंचन की, ठीक है ना, सिस्टोलिक की, तो यहाँ पर ये 120 रहता है, जबकि डायस्टोलिक का रहता है 80 रहता है, उसको मापा जाता है। यहाँ पर क्या लगाया जाता है? एक रबर कफ युक्त वायु से फूल गया है, मतलब कि यहाँ से जो है ये जो दे रखा है आपको बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, उससे क्या किया जाता है? रबर का बना होता है, इससे उसमें क्या करी जाती है? एयर को पंप किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगे रहते हैं? ये एक थर्मामीटर लगा रहता है, थर्मामीटर सा कुछ लगा रहता है, उससे क्या किया जाता है? यहाँ पर उसको नोट किया जाता है। इस स्टेथोस्कोप में जो डॉक्टर रहता है वो स्टेथोस्कोप से क्या करता है? उसकी ध्वनि को सुनता जाता है और दाब जो है यहाँ पर उसका मेज़र कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रोसेस इसमें होती है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव या फिर हाइपरटेंशन और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। ठीक है, मतलब उच्च रक्तदाब को अपन क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन या फिर अति तनाव कहते हैं। इससे रक्त प्रवाह में रोग प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्रावन भी इससे हो सकता है, इनर ब्लीडिंग इसमें हो सकती है। अब अपन उन कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस वहन तंत्र में इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे नलिकाएं और रुधिर वाहिकाओं के बारे में कि ये क्या होती हैं। ठीक है, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। मतलब धमनी का क्या काम होता है? ये हृदय से शरीर के विभिन्न रुधिर को जो है कहाँ पर ले जाना? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। ठीक है, शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस कहाँ पर ले जाती हैं? हृदय तक ले जाती है। मतलब एक तो हृदय तक लाने का काम करती है और दूसरा उसको ले जाने का, विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उसमें रुधिर को एक दिशा में प्रवाह करने के लिए वाल्व भी होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है जिससे सभी कोशिकाओं में रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की एक भित्ति एक कोशिकी मोटी होती है और रुधिर के एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर क्या बनाती है? शिराएं बनाती हैं तथा क्या कर देती हैं? यहाँ पर मिलकर के रुधिर या फिर उस रुधिर को अंग या फिर कहाँ पर पहुँचाएगी? वो उस ऊतक से जो है दूर ले जाती हैं। इस प्रकार का कार्य जो है यहाँ पर ये करती हैं। ठीक, अगर अपन बात करें प्लेटलेट्स तथा अनुरक्षण, तो ये क्या होता है भैया? इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो गया हो तब क्या होगा? उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव होने लगता है। तंत्र में रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव के दाब में कमी आ जाएगी जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी। वहाँ पर उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? पट्टिकाणु होते हैं। ठीक है, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को क्या कर देती हैं? अवरुद्ध कर देती है, जिससे कि क्या हो जाए? वहाँ पर किसी प्रकार की जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग रुक जाए और वहाँ पर क्या कर देती है? रक्त को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, उसका थक्का जमा देती हैं। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए ब्लड के कंपोनेंट जो है कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कौन सा है? प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर लसिका के बारे में कि लसिका क्या होता है। यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। द्रव है, इसका मतलब ये काय में सहायता करेगा? वहन में सहायता करेगा। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लेज्मा, प्रोटीन तथा रक्त रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतराकोशिकीय अवकाशों में चली जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा।
लसिका अंतराकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चल जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में यह खुल जाता है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। पचा हुआ और क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषित जो फैट होता है उसका वहन कौन करेगी, यहाँ पर लसिका करेगी, लिम्फ करेगी, और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में वापस रुधिर जो है ले जाता है। इस प्रकार से जो हमारा हार्ट है वो जो है यहाँ पर वर्क करता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो चित्र है आपको यहाँ पर दे रखा है, मैंने उधर समझा दिया है। जैसे कि यहाँ से जो है महाशिरा से जो है क्या ले जाया जा रहा है, शरीर की महाशिरा से यहाँ पर क्या ले जा रहे हैं अपन, उस रक्त को ले जा रहे हैं जिसमें क्या मौजूद है, CO2 है, ठीक है। अब यहाँ से वो जो हमारा हार्ट है वो हार्ट क्या कर देगा, इसको कहाँ पर भेजेगा, लंग्स में भेजेगा। अब लंग्स से कहाँ पर जाएगा, ये फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से यहाँ पर जाएगा। ये क्या होती है, एक शरीर में क्या होती है, महाधमनी होती है, उस महाधमनी से आगे इसको यहाँ पर प्रेषित कर दिया जाएगा। फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में जो केशिकाएं होती हैं वहाँ पर इसको भेजेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार से डबल सर्कुलेशन जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। किस प्रकार से डबल सर्कुलेशन आप देख रहे हो, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है एक तो यहाँ पर हो रहा है ऊपर की तरफ और एक यहाँ की तरफ हो रहा है। एक उसको ले जाने का इधर से काम कर रहा है तो दूसरा उसको क्या कर रहा है, इधर छोड़ने का काम कर रहा है। मतलब कि जो एक प्रक्रम है, ये जो क्रिया है, ये क्या करती रहती है, रैपिडली निरंतर जो है चलती रहती है और अपन को मतलब कि ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इन क्रियाओं को होने में। तो इस प्रकार से क्रिया होती है। अगर अपन यहाँ पर बात करें कि रक्त के ये जो ब्लड पंप करता है तब हमारे जो हृदय का जो साउंड होता है हम क्या बोलते हैं, वो साउंड कौन सा है, धक धक, है ना। हम बहुत से गाने सुन लेते हैं, हम पढ़ते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि धक धक होती है, लेकिन ये सही नहीं है। तो एक साइंटिफिक वॉल्यूम या फिर साइंटिफिक जो ध्वनि है, साइंटिफिक साउंड जो है इसका हमारे हृदय का, वो क्या मेजर किया गया है यहाँ पर, लब डब, ठीक है, लब डब, ठीक है। ये क्या है, हमारे हृदय का एक साइंटिफिक जो है बोला जाता है, इसको साइंटिफिक साउंड है, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जब अपन हार्ट को जो है सुनते हैं, मतलब कि उसकी ध्वनि को सुनते हैं तो इस प्रकार की ध्वनि हमको सुनाई देती है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारा एक जो सिस्टम है वहन वो खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे पादपों में होने वाला वहन। ये अपन ने किस में पढ़ा, ह्यूमंस में होने वाला वहन, अगला अपन पढ़ेंगे पादपों में होने वाला वहन। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक यू।